इस देश के अंदर कभी भी किसी ने अगर ये सोचा है कि हम इनको दबा देंगे, बोलने के अधिकार को ले लेंगे या असेंबली के अधिकार को ले लेंगे, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम किसी भी प्रकार से छीनने की कोशिश करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है इस देश के अंदर। सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले देश में चंद पूंजीपतियों के हित के लिए आम जनता और उनकी आवाज को ताकत देने वाले लोगों या संगठनों को रेड टैगिंग कर तीखा प्रहार किया जा रहा है। लेकिन कुछ अजीब तरह का माहौल इस समय हम देख रहे हैं। हम जब अपनी आज़ादी की लड़ाई को देखते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल को, तो ये हमेशा ये रहा है, एक सोच रहा है कि भाई हमको आज़ादी तो मिल जाएगी, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये गोरे लोग चले जाएंगे तो फिर काले लोग बैठ जाएंगे और वो भी इसी प्रकार का दमन करना शुरू करेंगे, तो फिर उसको कैसे हम फेस करेंगे। ये बातें मुझे याद आता है एम.एन. रॉय, वो थे जब एक मिलिटेंट थे बंगाल के अंदर और वो बाहर गए, अमेरिका में थे लाला लाजपत राय के साथ, और लाला लाजपत राय हिंदुस्तान के साथ किस प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट दमन कर रही है, तो वो जगह जगह लेक्चर दे रहे थे अमेरिका के अंदर, और एम.एन. रॉय उनके साथ ही रहते थे। तो एक मीटिंग सोशलिस्ट पार्टी की वहाँ उन्होंने बुलाई और लाला लाजपत राय ने बड़े ज़ोर शोर से अपनी बात रखी कि किस प्रकार से दमन चल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। जब उनका भाषण खत्म हो गया तो एक सोशलिस्ट ने उनसे पूछा, सवाल किया, ये 1917 की बात कर रहा हूँ, 1917, तो उन्होंने सवाल किया एक सोशलिस्ट ने लाजपत राय से कि जी लाला जी, आप फ्रीडम स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज़ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द व्हाट विल बी द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन यू अटेन फ्रीडम। तो थोड़ा सा वो झिझकाए, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, कांग्रेस की क्या होगी। तो उन्होंने कहा भाई पहले हम आज़ादी तो ले लें, फिर उसके बाद सोचेंगे। तो फिर उसने दूसरा सवाल किया कि लाला जी, डज इट मेक एनी डिफरेंस वेदर यू आर एक्सप्लॉइटेड बाय वाइट पीपल और ब्लैक पीपल। तो फिर वो थोड़ा सा झिझकाए, फिर उन्होंने जवाब दिया कि यस, अगर बाहर का कोई आके मेरे को थप्पड़ मारे तो मैं उसको रेसिस्ट करूँगा, और अपने घर का है, अपना है, कोई थप्पड़ मारे तो कोई बात नहीं। तो लेकिन उस कन्वर्सेशन से एम.एन. रॉय का पूरा जो उसके रेवोल्यूशनरी मिलिटेंसी का था वो बिल्कुल बदल गया। उसने कहा कि हम फ्रीडम किस लिए लड़ रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। देन ही स्टडी सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, एंड दैट इज़ अनदर स्टोरी। और भगत सिंह भी ये सवाल उठाते थे कि भाई, और उन्होंने लिखा भी है, आपने पढ़ा भी होगा, कि अगर आज़ादी मिल जाएगी तो फिर इसी तरीके से लोग कुछ ऐसे आ जाएंगे जो उसी प्रकार से दमन करेंगे, तो उसको हम कैसे। तो ये सोच हमेशा रहा है, और उसी सोच और वो जो हम आज रहे धीरे धीरे जिस प्रकार से डेमोक्रेसी का चलन हुआ देश के अंदर, और जिस प्रकार से यहाँ सरकारें आए और जिस प्रकार के लोग आए, उन्होंने उन्हीं पॉलिसीज़ को अपनाना शुरू कर दिया, उन्हीं को लागू कर दिया जो अंग्रेज़ों के ज़माने में वो अंग्रेज़ यूज़ करते थे। लेकिन फिर भी इस देश के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो एक दौर रहा है, हमने देखा है तो कुछ वैल्यूज़ वो समा गई हैं इस समाज के अंदर, इस धरती के अंदर, इन लोगों के अंदर, मानस के अंदर, कि वो कभी भी
अगर आपके विचारों को दमन करने की कोशिश की जाएगी, आपके बोलने को दमन करने की कोशिश की जाएगी, आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए उस पर कानून बनेंगे, तो हमेशा उन्होंने उसको रेसिस्ट किया है। हम फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखें, वो लाए, रौलट एक्ट लाए, जिसमें मनचाहे सरकार जिसको पकड़ लेती थी। इतना रेसिस्टेंस पूरे देश के अंदर हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, और वो जो फोर्सफुल एजिटेशन था उसके खिलाफ सरकार ने जो कानून बनाया था उसको फिर लागू नहीं किया, वो अल्टीमेटली लैप्स हो गया अपने आप। 1931 का डिक्लेरेशन कांग्रेस का जो है फंडामेंटल राइट्स, के हम जब आज़ाद होंगे तो हम हमारे ये फंडामेंटल राइट होंगे, बोलने की आज़ादी होगी, असेंबली की आज़ादी होगी, और हम अपने देश को इस प्रकार से बनाएंगे कि किसी प्रकार का यहाँ भेदभाव ना हो। तो और उसके बाद आज़ादी में भी जो है स्टूडेंट्स का रोल बहुत रहा है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने शुरू किए तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी कहा, अपने उनके पेरेंट्स से कहा कि वो निकालो, सरकारी स्कूलों से निकालो, कॉलेजों से निकालो। हाँ, इस मूवमेंट के अंदर उनको आना चाहिए, और मूवमेंट के अंदर आए। आज़ादी के बाद भी जो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ वो है गुजरात नवनिर्माण समिति का। गुजरात के अंदर करप्ट गवर्नमेंट आती रही, करप्शन होता रहा, बढ़ता रहा, तो इसके लिए इसके विरोध भी उसके होते रहे, और उसमें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो ये नौजवान हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो गुजरात मूवमेंट में स्टूडेंट्स ने 1974 में जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो सिर्फ हॉस्टल का मसला था। वहाँ पर हॉस्टल में जिस प्रकार से चार्जेस बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने, और फिर सरकार ने उसको दमन करने की कोशिश की, तो फिर वो सरकार के विरुद्ध हो गए, और इतनी ज़बरदस्त मूवमेंट हुई कि सरकार को रिज़ाइन करना पड़ा। ये उस मूवमेंट का नतीजा था कि एक सरकार को वहाँ से हटना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा खुद। तो और उसको देख करके फिर ऑल ओवर इंडिया में भी स्टूडेंट्स खड़े हुए, खासकर बिहार के अंदर, जिसको फिर हम जेपी मूवमेंट कहते हैं। तो इतनी वो मूवमेंट चली। फिर उसके बाद इमरजेंसी आई। इमरजेंसी का भी दौर हमने देखा है कि लाखों लोग जेल के अंदर थे, चले गए थे, लेकिन रेसिस्टेंस कभी नहीं रुका। लोग उसके खिलाफ कोई अपने को जाके लेटर लिखता था इंदिरा गांधी को कि आपने जो रोक लगाई है बोलने पर, सेंसरशिप पर, असेंबली पर, लोगों को अंदर पुलिस राज एक प्रकार से आपने कर दिया है, तो इसके खिलाफ मैं इस प्रोटेस्ट में मैं ये अपने आप को आग लगा लेता हूँ। इस तरह से लोग मर जाते थे। और वहाँ पर अगर हम देखें गोल्डन टेम्पल में, तो रोज एक लोग इकट्ठे होते थे, सिख, हिंदू, मुस्लिम सब, और रोज जब तक इमरजेंसी रही वो निकलते रहे, उनके जुलूस निकलते रहे, प्रोटेस्ट में वो अरेस्ट देते रहे। तो ये इस देश के अंदर कभी भी किसी ने अगर ये सोचा है कि हम इनको दबा देंगे, बोलने के अधिकार को ले लेंगे या असेंबली के अधिकार को ले लेंगे, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम किसी भी प्रकार से छीनने की कोशिश करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है इस देश के अंदर। इप्सा ने हमारे लिए सॉलिडारिटी में एक मैसेज भेजा है जो कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। राज्य या सत्ता का दमन नया नहीं है, लेकिन इधर के दिनों में जिस तरह से दमन का रूप और तीव्र हुआ है वह भयावह है। ये देश को बहुत पीछे ले जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले देश में चंद पूंजीपतियों के हित के लिए आम जनता और उनकी आवाज को ताकत देने वाले लोगों या संगठनों को रेड टैगिंग कर तीखा प्रहार किया जा रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संसाधन वाले राज्य में जमीन और जंगलों को बचाने वाले आदिवासियों को माओवादी कहकर मार दिया जाना हो, या मजदूरों के हक अधिकार के लिए बने संगठनों, देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में हो रही
विसंतियों पर सवाल करने वाले छात्र संगठनों को देश की प्रतिबंधित पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, या देश भर के वकील, पत्रकार तथा अन्य बुद्धिजीवियों को पार्टी का सदस्य या ओवरग्राउंड वर्कर बताकर जेल में डाल देना हो, या पूछताछ या अन्य तरह से परेशान करना। इन सारे दमन के तरीकों में एक कॉमन चीज किया जा रहा है, वो है रेड टैगिंग करना। फिर चाहे विश्व प्रसिद्ध लेखक अरुंधति रॉय हो, या झारखंड जैसे छोटे राज्य में मजदूरों, आदिवासियों, दलितों के पक्ष में लिखने वाले पत्रकार रुपेश कुमार सिंह हो, या भीमा कोरेगांव मामले में झूठे आरोप लगाकर जेल में भेजे गए साथी हों, या कोई संगठन। क्योंकि देश के किसी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़कर दिखाने पर दमन आसान हो जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।